हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेट साथी। और आज की वीडियो में हम अपनी लास्ट यूनिट दैट इज कंपेयरिंग रिजीम्स इसको खत्म करेंगे, इसको एंड करेंगे। इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, कि इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। इसमें से दो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है बस, और वो भी आपको 10+ मार्क्स देके जाएंगे। तो आप 10+ मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिर्फ दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें जब रिजीम्स को कंपेयर करना है ना, तो हमें इस यूनिट में दो बेसिस बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? दो बेसिस। सबसे पहला है नंबर ऑफ रूलर और दूसरा है नेचर ऑफ अथॉरिटी। इसको भी हम आराम से समझेंगे। अथॉरिटी, इन दोनों के बेसिस पे हमें कंपैरिजन बताया गया है। तो सबसे पहला तो वो क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि भाई जो नंबर ऑफ रूलर्स हैं और नेचर ऑफ अथॉरिटी के बेस पे जो कंपैरिजन बताया गया उसे आप बता दीजिए, ठीक है। और सेकंड जो इसमें से क्वेश्चन बनेगा, थर्ड बोल लेते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि हमें इसमें ना दो रिजीम्स को बहुत डेप्थ में पढ़ना है। सबसे पहला डेमोक्रेटिक और दूसरा अथॉरिटेरियन। तो डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन, तो इन दोनों में से किसी भी एक में, एनी वन में, वो क्या बोल देगा कि इन दोनों को क्या करो, एनालाइज करो। एनालाइज करने का क्या मतलब होता है? आप अभी का देखो, रीसेंट एग्जांपल्स बताओ, उसके मेरिट्स बताओ। क्या बताओ? उसके मेरिट्स बताओ। उसमें डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स का मतलब चैलेंजेस भी बोल सकते हैं हम, कि उसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं ये बताइए और एग्जाम्पल दे दीजिए। बस ये दो तीन चीजें हमें पढ़नी है। और एक्चुअली में भी जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, उनके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। तो हम इनको भी क्या करेंगे, एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो स्टार्ट हम करेंगे किससे? हम रिजीम्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मेरे को एक क्वेश्चन बताएंगे। आपको पता है कि आज हमारे पास अराउंड, पूरे ग्लोब में अराउंड 195+ कंट्रीज हैं। अगर हम यूएन का डेटा देखें, यूनाइटेड नेशंस का डेटा देखें, तो हमारे पास आज में 195+ कंट्रीज हैं। और हर कंट्री में एक अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता है। भाई कहीं पे मोनार्की फॉलो होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉलो होती है, एब्सोल्यूट मोनार्की फॉलो होती है, कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जब इससे पहले ये क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था, तो उससे पहले लोग कंपेयर कैसे करते होंगे? भाई आज के टाइम पे, अब मैं अगर आपसे बोलूं, जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी देखा है कि आपको यूके और यूएसए, इन दोनों के पॉलिटिकल सिस्टम को मान लीजिए कंपेयर करना है, तो आज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट अर्लीस्ट टाइम? हम बात कर रहे हैं जब प्लेटो और एरिस्टोटल हुआ करते थे, उस टाइम पे आप इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो यही क्वेश्चन था उनके सामने भी। तो उन्होंने क्या किया उस टाइम पर, उन्होंने क्लासिफाई किया। किस टाइम पर? उन्होंने एक बेसिस दिया। उन्होंने बोला कि चलिए हम अलग अलग कंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं, बट उसके लिए बेस क्या था? बेसिस। तो सबसे पहला जो बेसिस रखा गया ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो रखा गया नंबर ऑफ रूलर्स। मतलब वो कह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि किस कंट्री में कितने नंबर ऑफ रूलर्स हैं, किस कंट्री में कितने रूलर हैं, हम उसके बेस पे क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। अब रूलर्स कैसे? देखो, किसी कंट्री को ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक सिंगल पर्सन चला रहा हो, एक लोग चला रहे हो, उसको अलग नाम दिया। कुछ लोग चला रहे हो, फ्यू लोग चला रहे हो, मतलब एक से ज्यादा चला रहे हो, उसको एक अलग नाम दिया गया। और जब एक कंट्री को बहुत सारे लोग चला रहे हो, तो इन्होंने कितनी बात बताई? तीन चीज बोली कि एक कंट्री को चलाने में सिर्फ एक इंसान का हाथ भी हो सकता है, कुछ लोगों का हाथ भी हो सकता है, मान लीजिए 4, 5 या 10, 12 लोगों का हाथ भी हो सकता है। और तीसरा बोला कि बहुत सारे लोगों का हाथ हो सकता है, मान लीजिए 500, 600, 1000, 10,000 लोगों का हाथ हो सकता है। और सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन की गई ना, वो किस बेसिस पे की गई? नंबर ऑफ रूलर्स के बेसिस पे। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअली में एक रूलर को क्या बोलते हैं, उस क्लासिफिकेशन को क्या बोला गया। और यहीं से क्या आती है हमारे पास? अलग अलग पॉलिटिकल रिजीम्स आती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल रिजीम देखेंगे किस बेसिस पे? जब हमारे पास कितना रूलर होंगे? वन रूलर रिजीम। अब जब हमारे पास एक रूलर होगा ना, तो वो दो तरह की जो है पॉलिटिकल सिस्टम बना सकता है। सबसे पहला बनाएगा वो मोनार्की, उसको क्या बोला गया? मोनार्की बोला गया। और दूसरा बोला गया डिक्टेटर।
आप आज के टाइम पे देखेंगे तो मोनार्की हमारे यहाँ कहाँ पे फॉलो होती है, आप देखेंगे सऊदी अरेबिया में फॉलो होती है और यूके में भी फॉलो होती है, दोनों जगह मोनार्की फॉलो होती है। तो मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की का मतलब होता है कि यहाँ पर ना कोई एक राजा होता है भाई, सिंपल सी बात है। कौन होता है यहाँ पे? राजा होता है और वही देश को कहीं ना कहीं चला रहा होता है, ठीक है। वो आएगा, उसी का जो आगे का हेयर होंगे, हेयर जो उनका लड़का होगा वो आके गद्दी पे बैठेगा, फिर उनके पापा हट जाएंगे, वो आएंगे, फिर उनके बाद उनका बेटा आएगा, उनके बाद उनका बेटा आएगा। आपने सुना है ना राजा का बेटा राजा, वो टाइप यहाँ पे चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे हम किसका? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, हिटलर, अडोल्फ हिटलर। कहाँ पे? जर्मनी में। डिक्टेटरशिप में क्या होता है ना कि एक सिंगल पर्सन आता है और वो अपनी चलाता है, सिर्फ वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से रूल करता है। मोनार्की में और डिक्टेटरशिप में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस यही होता है, मोनार्की क्या होते हैं ना, जो मोनार्क होता है, जो राजा का बेटा राजा बनता है, वहां पर ये थोड़ी सी हमारे पास एडवांटेज रहता है कि वो थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। बट जो डिक्टेटर्स होते हैं ना, वो डिक्टेटर्स बस अपनी चलाते हैं, उनको किसी से भी कोई मतलब नहीं होता। वो जो सिटीजन्स होते हैं ना, उनको कोई राइट्स देते नथिंग, कुछ प्रोवाइड नहीं करवाते, वो क्या होते हैं? डिक्टेटर होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने हिटलर और जर्मनी में पढ़ लिया, ठीक है। हमने पहला वाला देख लिया। अब हम देखेंगे कि जहां पर फ्यू रूलर्स होते हैं, जहां पर कितने रूलर्स होंगे? फ्यू रूलर्स। अब फ्यू रूलर्स भी ना दो तरीके के हो सकते हैं भाई। उसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम को बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी और दूसरे को बोला जाता है ओलिगार्की। पहला क्या आ गया? एरिस्टोक्रेसी, और दूसरा क्या आ गया? ओलिगार्की। एरिस्टोक्रेसी को अगर मैं एक छोटी सी लाइन में डिफाइन करूं तो आप समझ लो रूल ऑफ द बेस्ट। रूल ऑफ द बेस्ट मतलब कोई एक टेरिटरी में जो बेस्ट पीपल है। अब बेस्ट पीपल किस तरीके पे, हम किस तरीके से उनको बेस्ट पीपल बोल रहे हैं? जो पॉलिटिकली बहुत अच्छे हैं, जो इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे हैं, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं, प्रबंधन कैसे किया जाए, व्यवस्था कैसे की जाए, इस तरीके से जो बेस्ट पीपल हैं, जब वो एक कंट्री को चलाते हैं ना, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। और जब एरिस्टोक्रेसी थोड़ी सी करप्ट हो जाती है, क्या हो जाती है? थोड़ी सी करप्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ओलिगार्की बोल देते हैं। ओलिगार्की का मतलब होता है कि रूल ऑफ वेल्दी पीपल, वेल्दी एंड हम बोल सकते हैं पावरफुल पीपल। जब यहाँ पे कुछ लोग करेंगे रूल, तो कुछ ही लोग करेंगे, अगेन कुछ हैंडफुल ऑफ लोग हैं, 5, 10 या 12 लोग हैं, वो ही पूरी कंट्री को संभाल रहे हैं। पर वो कैसे हैं? वो क्यों, उनको उस गद्दी पर क्यों बिठाया गया, उनको पावर क्यों दी गई? एक ही उसका क्लासिफिकेशन, क्योंकि वो वेल्दी थे और क्या थे वो दूसरे? पावरफुल थे। क्या वो इंटेलेक्चुअली अच्छे थे? नहीं। क्या उनको एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से आता था? नहीं। जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास बहुत पैसे थे, दे वर रिच, और उनके पास पावर थी, इस वजह से उनको उस गद्दी पे बिठा दिया गया। तो ये आता है हमारे पास कि जब हमारे पास फ्यू रूलर्स होते हैं, एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की। आपने कहीं कहीं देखा है ना कि बिजनेस लोग, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजंस को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब मान लीजिए एक सिचुएशन वो करिए, इमेजिन करिए, जब आपके पास जो बिजनेसमैन है ना, वही पॉलिटिकल सिस्टम को सारा संभालने लगे, वही सारे डिसीजंस लेने लगे, पॉलिटिकल डिसीजंस, उसको हम किस तरह की गवर्नमेंट बोलेंगे? कि भाई यहाँ पे तो ओलिगार्की गवर्नमेंट फॉलो हो रही है, ठीक है ना। प्लेटो ने और एरिस्टोटल ने ना एरिस्टोक्रेसी की करप्ट गवर्नमेंट को बोला था ओलिगार्की, क्योंकि दोनों बात तो सेम ही है। बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रूल कौन कर रहा है? बेस्ट पीपल रूल करते हैं। और जब यहाँ से बेस्ट को हटा के पावरफुल और ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके पास पावर है और जिनके पास पैसा है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ओलिगार्की बोल देते हैं। और तीसरा आता है हमारे पास मैनी। तीसरा हमारे पास क्या आता है? जब हमारे पास बहुत सारे लोग कर रहे हो, मैनी पीपल, मैनी पीपल, और उस फॉर्म को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। अब ये जो थी ना, इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को बोला जाता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब ट्रेडिशनल क्यों बोला जाता है? सबसे पहला जो इसका रीजन है कि इसको क्लासिफिकेशन को ट्रेडिशनल बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी थी और एंशिएंट मतलब बहुत पुराने लोगों ने करी थी, ठीक है ना। इसका दूसरा जो रीजन था ना, वो ये था, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने अभी आपको बताया कि सऊदी अरेबिया में और यूनाइटेड किंगडम में दोनों जगह मोनार्की फॉलो होती है,
तो क्या दोनों कंट्रीज में एक ही सिस्टम फॉलो होता है? क्या दोनों कंट्रीज एक ही तरीके से फंक्शन करती हैं? क्या इनके जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो एक ही तरीके से जो गवर्न होते हैं उनका एक ही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है? नहीं, इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में काफी फर्क था। और ये चीज समझ आई किसको? ये मॉडर्न फिलोसोफर्स को, जो मॉडर्न स्कॉलर्स थे ना, उनको ये चीज समझ आई। और यही जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी क्या थी? लिमिटेशन थी। इसकी लिमिटेशन क्या थी सबसे बड़ी? कि यहां पर हमें ये तो पता लग गया कि कितने लोग रूल कर रहे हैं, पर वो रूल कैसे कर रहे हैं, हाउ दे आर रूलिंग, ये हमारे पास सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन की, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन निकल के आई। तो इसी वजह से जो मॉडर्न स्कॉलर्स आए उन्होंने क्या किया, अपनी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ रूलर्स के साथ साथ क्या ऐड किया? हाउ दे रूल, कि भाई यहाँ पे एक लोग रूल कर रहा है, ठीक है, पर किस तरीके से रूल कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग रूल करते हैं। अब हमने पढ़ा है ना कि डेमोक्रेसी भी कैसी हो सकती है, पार्लियामेंट्री भी हो सकती है, प्रेसिडेंशियल भी हो सकती है। हो गए ना दोनों। अब वो दोनों डिफरेंशिएट कब होते हैं? किस पे डिफरेंशिएट हो गया? कि वो किस तरीके से रूल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको मिटा देते हैं, इससे हमें स्पेस मिल जाए काफी। ठीक है भाई, तो हमने क्या देखा कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन थी उसमें अंतर क्या आया? मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने नंबर ऑफ रूलर्स के साथ साथ हमने क्या ऐड कर दिया? नेचर ऑफ अथॉरिटी का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो रूलर है वो हाउ दे रूल। आपको सिंपल क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि वो कैसे रूल करते हैं। इसको ही क्या बोला गया? नेचर ऑफ अथॉरिटी बोला गया। और इस बेसिस पे भी हमारे पास 3-4 तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स निकल के आते हैं। सबसे पहला जो नेचर ऑफ अथॉरिटी के ऊपर निकल के आता है, वो पहला सिस्टम निकल के आता है टोटैलिटेरियन रिजीम। टोटैलिटेरियन रिजीम क्या होती है भाई? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वही नाजी जर्मनी, हिटलर का जो एग्जांपल है 1933। ठीक है ना। अब उससे आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि टोटैलिटेरियन रिजीम क्या होती है। टोटैलिटेरियन रिजीम में जो मैक्सिमम कंट्रोल होता है, ना मैक्सिमम कंट्रोल वो किसके हाथ में होगा? जो वहां का टॉप लीडर होगा। मैक्सिमम कंट्रोल किन के हाथ में? वहां के टॉप लीडर के हाथ में। किस चीज का कंट्रोल? चाहे वो पॉलिटिकल फ्रीडम है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रीडम है, चाहे वो सोशल फ्रीडम है, एवरीथिंग। मीडिया को कंट्रोल करेंगे ये। किसको? मीडिया को कंट्रोल करेंगे। एजुकेशन को कंट्रोल करना, पीपल को कंट्रोल करेंगे, लोगों को भी कंट्रोल करेंगे, अपनी आइडियोलॉजी पर उनको लेके आएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? टोटैलिटेरियन रिजीम। इसका अभी के टाइम पे, प्रेजेंट में तो कोई एग्जांपल नहीं, हिस्टोरिकल एग्जांपल हमारे पास नाजी जर्मनी का। और एक और एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, इटली में जो मुसोलिनी था। कौन? मुसोलिनी, जो 1922 में क्या बना था? कहाँ का था ये? इटली में प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल है। दूसरा, इसी बेसिस पे जो हमारे पास दूसरी रिजीम निकल के आती है वो आती है ऑथोरिटेरियन रिजीम। अथॉरिटेरियन रिजीम का मतलब क्या है? जैसे कि यहां पर जो टॉप लीडर है इसके पास अनलिमिटेड पावर है, मतलब इसकी पावर को रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना। सेम कैसा होता है? सेम अथॉरिटेरियन में ही होता है। पर यहां पर जो सिटीजन्स होते हैं ना, उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम दी जाती है। किनको दी जाती है? लिमिटेड फ्रीडम। किसको दी जाती है? लिमिटेड फ्रीडम टू पीपल। यहाँ पर पीपल को, जो सिटीजन्स होते हैं, उनको लिमिटेड फ्रीडम दी जाती है। इसका सबसे करंट एग्जांपल आप देख सकते हो चाइना का। चाइना में अथॉरिटेरियन रिजीम है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ना, वो किसको फॉलो करती है? अथॉरिटेरियन रिजीम को फॉलो करती है। वो मीडिया को कंट्रोल करके रखते हैं, वो एजुकेशन को कंट्रोल करके रखते हैं, वो इवन जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स होते हैं ना, जो अपोजिशन पार्टी होती है, वो उनको भी कंट्रोल करके रखते हैं। बट अगेन उनके पास थोड़ी बहुत फ्रीडम तो होती है। जैसे कि चाइनीज मीडिया जो है, उनके पास थोड़ी बहुत फ्रीडम है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम अलाउ करती है कि आप इन चीजों पे भी बोल सकते हो, ज्यादा नहीं बोल सकते। उनको कौन कंट्रोल करके रखता है? चाइनीज गवर्नमेंट, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो टॉप लीडर है अभी शी जिनपिंग, वो कंट्रोल करके रखते हैं। तो अब टोटैलिटेरियन और अथॉरिटेरियन में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे बस थोड़ी सी ज्यादा फ्रीडम आपको देखने को मिलती
है। इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम में क्या होता है कि यहाँ पे जो पावर होती है ना, जो गवर्नमेंट की पावर होती है, उसको चेक करने के लिए किसको बनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, जैसे कि हमने देखा ना कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी उसके पास कैसी होगी? मैक्सिमम कंट्रोल होगा, मैक्सिमम कंट्रोल। बट यहाँ पे जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम में जो होता है, यहाँ पर जो पावर होती है उसको चेक करता है। कौन चेक करता है? पावर इज चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबको पावर देता है, बताता है कि भाई आपका ये काम है, सबके फंक्शंस डिवाइड होते हैं। लेजिस्लेचर का अलग फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव का अलग फंक्शन है, जुडिशरी का अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इस वजह से जाता है कि वो टोटलिटेरियन या ऑथोरिटेरियन रिजीम ना बन जाए। यहाँ पर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कहाँ पर स्पेसिफाइड होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होते हैं। इसका एग्जाम्पल, इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। इंडिया में जितना भी, अगर आप देख लीजिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों एक दूसरे के काम में दखल तो नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तीनों के फंक्शंस अलग अलग किए हुए हैं। यूनिट वो जो है क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के पास अपने अलग अलग फंक्शंस है और वो उस सब्जेक्ट पे लॉज बना सकते हैं आसानी से। तो ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम। और इसके बाद जो फोर्थ रिजीम हमारे पास आती है वो आती है, हाँ, वो आती है डेमोक्रेटिक रिजीम। क्या आती है? डेमोक्रेटिक रिजीम। डेमोक्रेटिक रिजीम का मतलब क्या होता है? यहां पे किसका रूल होगा? रूल ऑफ द पीपल। यहां पे जो सबसे ज्यादा पावर होगी वो किसके पास होगी? पीपल के पास होगी। पावर कंसंट्रेट किसके पास होगी? लोगों के पास सबसे ज्यादा पावर होगी। वो जिसको भी अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहे बना सकते हैं। तो हमने क्या देख लिया? दोनों क्लासिफिकेशन देख लिए। नंबर ऑफ रूलर्स के हिसाब से हमारे पास कितने आ गए? हमारे पास मोनार्की आ गई थी, डिक्टेटरशिप आ गई थी, एरिस्टोक्रेसी आ गई, ओलिगार्की आ गई और डेमोक्रेसी आ गई। नेचर ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से हमारे पास कितनी रिजीम आ गई? 4 रिजीम आ गई। टोटलिटेरियन आ गई, अथॉरिटेरियन आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल आ गई, डेमोक्रेटिक आ गई। ठीक है, तो आपके पास अब टोटल कितने क्लासिफिकेशन हो गई? 9 अलग अलग तरह के पॉलिटिकल सिस्टम आपने सीख ली। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें इस यूनिट में ना 2 रिजीम्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। फर्स्ट इज अथॉरिटेरियन रिजीम और दूसरा इज डेमोक्रेटिक रिजीम। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बनेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा ना, मैंने आपको बोला था ना कि सबसे पहले वो आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ रूलर ऑफ नेचर ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से जितने भी क्लासिफिकेशन है उनको। तो पहला क्वेश्चन हमारा एड्रेस हो जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज है अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक। इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेटिक रिजीम से। आप बताइए, जो भी आज आप डेमोक्रेसी आप अपने आसपास देखते हैं, ये कितना पुराना कॉन्सेप्ट है? बताइए। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक रिजीम। इसकी सबसे पहले आपको डेमोक्रेसी का मतलब तो काफी अच्छे से पता है, रूल ऑफ द पीपल। सिंपल सी बात है, रूल ऑफ द पीपल। हमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी है। क्या देखनी है? हिस्ट्री, जब भी तो हम एनालाइज कर पाएंगे। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? देखो, जो जैसे कि आज इंडिया है ना, इंडिया एक कंट्री है और मैं बोलूं कि जो बिहार है उसका एक स्टेट है। ऐसे ही अर्ली टाइम्स में एक कंट्री थी ग्रीस। क्या थी? ग्रीस। उस कंट्री का एक स्टेट था एथेंस। उस स्टेट में ना, एथेंस में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जहां पर ना, जिनकी पोस्ट को फुल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस पर पोस्ट को फुल करने के लिए क्या होते थे? इलेक्शंस होते थे। क्या होते थे? इलेक्शंस होते थे। तो इट वाज द अर्ली फॉर्म। सबसे पहले अगर कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग देखी गई किसी चीज में, तो वो कहां पे देखी गई? एथेंस में देखी गई। ये कहीं ना कहीं आपको डेमोक्रेसी थोड़ा दिखाई देता नहीं देता? डेमोक्रेसी मतलब कि यहाँ पर लोग डिसाइड करेंगे। तो वहां पर उन ऑर्गेनाइजेशन की टॉप पोस्ट पर कौन बैठेगा, वो कौन डिसाइड करते थे? एथेंस के लोग डिसाइड करते थे। ये तो हो गई ग्रीस की बात। इंडिया में, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में आपने हिस्ट्री में सुना होगा महाजनपद वाला टाइम। महाजनपद, महाजनपद आपको पता है, कुछ हमारे पास महाजनपद थे, जैसे कौशल हो गए, कौशला, वज्जी, ये सारे कुछ क्या थे हमारे पास? बहुत सारे हमारे पास महाजनपद थे। इन महाजनपद में ना 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी। कहीं कहीं हुआ करता था संघ और कहीं कहीं हुआ करता था पंचायत।
तो ये दोनों डिसीजन लेते थे ना, ये भी किस फंक्शन को दिखाते थे, ये भी दिखाते थे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं फॉलो होती थी। क्या था? डेमोक्रेटिक सेटअप था कि यहाँ पर जो राजा था वो अपने हिसाब से कोई भी जो भी डिसीजन है वो नहीं ले सकता। डिसीजन कौन लेगा? संघ लेगा या पंचायत लेगा। संघ क्या होता था? पूरे बहुत सारे लोग, जैसे कि सारे गांव के लोग आके बैठ गए तो उसको क्या बोल देते थे हम? संघ बोल देते थे। अब बहुत सी बार ऐसा देखा गया कि भाई सारे गांव के लोग बिजी हैं, मान लीजिए कोई फार्मिंग के लिए गया हुआ है, कोई ट्रेड कर रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, कोई बाहर गया हुआ है, अब उसको आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन संघ के लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर हम ना हो ना तो हमारे बिहाफ पे ये कुछ लोग हैं, ये भी अगर जो डिसीजन लेंगे वो हमें मान्य होगा। तो इसी वजह से क्या एक छोटा फॉर्म निकल के आया, एक बड़े ग्रुप का एक छोटा सा फॉर्म निकल के आया जिसको हम क्या बोलते हैं? पंचायत। पंचायत मतलब यहाँ पर 5 पीपल बैठेंगे। कितने लोग बैठेंगे? 5 लोग बैठेंगे। तो ये था हमारी एंशिएंट क्लासिफिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? एंशिएंट। ठीक है ना। अब एंशिएंट के बाद कौन सा टाइम आएगा? मिडाइवल टाइम आएगा। तो मिडाइवल टाइम में क्या देखा गया कि भाई यहां पर जो था ना, जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप आप देख रहे हो ना एंशिएंट टाइम में, ये मिडाइवल टाइम में आके डेमोक्रेटिक सेटअप कहीं ना कहीं वीक होने लगा। डेमोक्रेसी जो होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप क्या होने लगा? वीक होने लगा। अगेन पावर किसके पास कंसंट्रेट होने लगी? पावर कंसंट्रेट होने लगी जो किंग्स थे ना उनके पास, और उसके पास भी कहां से जाने लगी? उनके जो बेटे होते थे, इनका जो सन होगा उसके पास होगी, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये सब फॉलो होने लगा कहाँ पे? या आप यूरोपियन कंट्रीज में देखो, वेदर आप इंडिया में देखो, सब क्या फॉलो लगा? डेमोक्रेटिक सेटअप धीरे धीरे करके वीक होने लगा। ठीक है ना। जब यहाँ पे वीक होने लगा ना तो पीपल ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। उन्होंने ये पूछने लगे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि किसी भी राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा? अगर कोई इंसान या अगर कोई जो लड़का है अगर वो राजा के घर में पैदा हो जाए तो उसको ऐसी कौन सी एबिलिटी मिल जाती है, उसको ऐसा कौन सी क्वालिटी मिल जाती है कि वो पूरे देश को संभाल सकता है? और अगर वहीं पे कोई लड़का किसी वीवर के घर पे कोई बुनाई करने वाले या किसी क्या कहते हैं किसी बनिया के घर पे पैदा हो रहा है तो उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि ऐसी कौन सी क्वालिटी नहीं है जिससे कि वो एक देश को सही से नहीं चला सकता, एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन लोग करने लगे। अब ये लोग क्वेश्चन क्यों करने लगे? क्योंकि मेडाइवल टाइम पर ही हमारे पास ना यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे फिलोसोफर्स आ गए, जैसे कि जॉन लॉक, आपने एक नाम सुना होगा, जॉन लॉक जैसे लोग थे ना, इन्होंने क्या करा, इन्होंने लाइफ पे, लिबर्टी पे, प्रॉपर्टी पे क्या करा, इन्होंने अपनी अपनी फिलॉसफी, अपने ओपिनियन देने स्टार्ट कर रहे। इन्होंने बोला लिबर्टी होनी चाहिए भाई, लोगों को क्या होनी चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए। और भी अलग अलग फिलोसोफर्स आए, उन्होंने बोला कि पावर डिवाइड होनी चाहिए भाई, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो जनरल पब्लिक है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, जो सिटीजन्स है, उनको भी बराबर का शेयर मिलना चाहिए। तो इन लोगों को सुन के ही क्या करने लगे पीपल, क्या करने लगे? इनसे क्वेश्चनिंग करने लगे लोगों से। जो राजा जब अपनी सभाओं में बैठते थे ना तो उनसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाने लगा। और इसी वजह से, इन क्वेश्चंस की वजह से ही यूरोपियन कंट्रीज में 2 मेन रेवोल्यूशंस भी देखे गए। सबसे पहला जो रेवोल्यूशन देखा गया था वो देखा गया था अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, इसी तर्ज पे हुआ। सेकंड हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन भी होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को क्या चाहिए था? लोगों को जस्टिस चाहिए थी, लोगों को जस्टिस चाहिए, लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। वो अब इन सब प्रिंसिपल्स की बात करने लगे। और इसी वजह से जब इन सब प्रिंसिपल्स की बात होने लगी इन सब प्रिंसिपल्स की बात होने लगी, राजाओं को भी ये समझ आने लगा कि अब तो प्रजा जो है बिल्कुल किस पे उतर जाएगी? प्रोटेस्ट पे उतर जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल सिस्टम को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। डेमोक्रेसी जो हुई वो इंट्रोड्यूस हुई। अब डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं था ना। अभी के टाइम के तो आपको पता है कि हम डेमोक्रेसी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं भाई, इलेक्शन करवा के। पर उस टाइम पे इस चीज को सोचना, इस चीज को पूरा फॉर्म करना वाज नॉट दैट मच इजी। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्शन सिस्टम हम आज के टाइम पे, इलेक्टोरल सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं,
वो कितने टाइम बाद आया? सबसे पहले किसका हुआ? सबसे पहले मेजॉरिटी रूल आया, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पीआर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम आया, अब मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम चलता है। तो ये धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुआ ना। तो इसी वजह से जब डेमोक्रेसी को अगेन सेटअप किया जाने लगा तो वहां पर अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम क्या हुआ? इंट्रोड्यूस हुए। इलेक्टोरल सिस्टम स्टार्टेड इंट्रोड्यूस, और उसमें भी सबसे पहले हर किसी को वोट देने का राइट नहीं दिया गया। जो वोटिंग राइट्स थे वो हर किसी को नहीं दिए गए। वोटिंग राइट्स शुरू में किसको दिए गए? अगेन वेल्दी और रिच पीपल को दिए गए। किसको? वेल्दी एंड रिच पीपल को दिए गए। अगेन जो है रेवोल्यूशन होता है, अगेन लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे करके जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो मिडिल मैन को दिए जाते हैं, वर्कर क्लास को दिए जाते हैं। और इवन जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होता है वोटिंग राइट्स के लिए वो होता है वुमन का, क्योंकि जितने भी ये डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे वो नहीं चाहते थे कि वुमन को जो है वोटिंग राइट्स मिले। अगेन उसके लिए भी प्रोटेस्ट होता है और लास्ट में जाके वुमन को भी वोटिंग राइट्स मिलते हैं। और ये जो था ना मिडाइवल टाइम पे ये सब हो रहा है, ठीक है ना। उस टाइम पे मिडाइवल टाइम पे आप देखते हो कि जैसे कि आज यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, आप देखो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में चले जाओ, न्यूजीलैंड। आज यहाँ पर ना उस टाइम पर क्या कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था ना वो फॉलो होने लगा था। अब ये सिस्टम ना बहुत अच्छा चल रहा था, बट अगेन इस सिस्टम को क्वेश्चन किया। और वो क्वेश्चन किसने किया? इस बार क्वेश्चन किया था डिक्टेटर्स ने, अथॉरिटेरियन रिजीम्स ने किया था। मैंने आपको बताया था कि जब 1922 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन 1992 में इटली में कौन आते हैं? मुसोलिनी आता है। और 1933 में इनके 11 साल बाद जर्मनी में कौन आता है? हिटलर आता है। और यहाँ पे आके ना जितना भी डेमोक्रेटिक सेटअप था उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया इन दोनों ने, क्योंकि ये किसको फॉलो करते थे? ये डिक्टेटरशिप को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे यहाँ पे? डिक्टेटरशिप को, या अगर मैं बोलूँ तो टोटलिटेरियन रिजीम को फॉलो करते थे। तो अगेन जो डेमोक्रेसी लोगों ने बहुत टाइम प्रोटेस्ट करके, बहुत टाइम सेक्रीफाइस करके जो डेमोक्रेसी को सेटअप किया था ना वो अगेन क्वेश्चन किया। किसने क्वेश्चन किया? इटली में मुसोलिनी ने और जर्मनी में हिटलर ने अगेन इसको क्वेश्चन किया। और इसी तर्ज पर क्या होता है? वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है। इसी तर्ज पर क्या होता है? वर्ल्ड वॉर सेकंड। और जब क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं मुसोलिनी और जर्मनी दोनों हारते हैं, और अगेन लास्ट में जाके जो डेमोक्रेसी होती है वो जीतती है। और दोबारा जो डेमोक्रेसी होती है वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज किसको फॉलो करने लग जाती हैं? डेमोक्रेटिक सेटअप को फॉलो करने लग जाती हैं। अब जब इनिशियली अभी आपको ये समझ आया होगा कि डेमोक्रेसी कैसे कैसे करके फ्रॉम एथेंस से लेके आज 2026 में हम बोले मेजरली बोले तो कैसे आज ये डेमोक्रेसी अलग अलग कंट्रीज में देखी जाती है। अब जो डेमोक्रेसी थी ना वो भी अलग अलग तरीके की थी। जो आज अब डेमोक्रेसी फॉलो होते हुए देखते हो ना, एक्चुअली में शुरू में ऐसे नहीं थी। जो डेमोक्रेसी शुरू में थी उसको हम बोलते थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या बोलते थे हम उसको? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? तो इनिशियली जो डेमोक्रेसी का जो फॉर्म फॉलो होती थी उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी एक डिसीजन है, जैसे कि हमने देखा था ना संघ में, हमने देखा था महाजनपद के टाइम पे हम उसको क्या बोल सकते थे? संघ। उसको हम क्या बोलते थे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर जो पीपल होते थे ना वो डायरेक्टली अपने लिए जो कोई भी डिसीजन लेते थे। पीपल डायरेक्टली टेक द डिसीजन, ठीक है। आज के टाइम पे आप देखेंगे ना, आज के टाइम पे आप स्विट्जरलैंड में चले जाइए। स्विट्जरलैंड में बहुत सारी जगहों पर रेफरेंडम्स करवाए जाते हैं। क्या करवाए जाते हैं? रेफरेंडम्स। ये रेफरेंडम्स क्या होते हैं? रेफरेंडम एक तरीके का वे होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करने के लिए। मतलब कि अगर वहां पे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वहां पे उनको कोई स्कीम लेकर आनी है, कोई डिसीजन लेकर आना है, तो वो सबसे पहले किससे पूछते हैं? वहां के जो सिटीजन्स हैं उनसे पूछते हैं, उनसे वोट करवाते हैं कि कितने लोग ये चाहते हैं कि ये स्कीम आए और कितने लोग ये चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट ना हो। तो ये कहाँ पे होता है? स्विट्जरलैंड में होता है। बट आप बताइए इंडिया जैसी कंट्री में जिसकी टेरिटरी इतनी बड़ी है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, अगर हम पीपल बाय पीपल, एक पर्सन टू पर्सन अगर हम कोई भी डिसीजन का ओपिनियन लेने जाएं तो एक कोई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में हमें 5 से 6 साल लग जाएंगे।
तो जब टेरिटरी बड़ी होती गई, क्या होती गई, टेरिटरी बड़ी हुई, टेरिटरी के साथ पॉपुलेशन भी जब बड़ी होती गई, भाई पॉपुलेशन जो है अनकाउंटेबल होती गई, तो यहां पर जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी ना उसकी दूसरी फॉर्म लेकर आए जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा कि यहाँ पे जो पीपल है ना, जैसे हमने क्या देखा था, संघ ने क्या कर दिया था, संघ ने कुछ 5 लोगों को सेलेक्ट कर दिया था ना, जिसको हमने क्या बोला था, पंचायत बोला था। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं क्या कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसको दिखा रहा है, संघ को दिखा रहा है, और पंचायत क्या है हमारे पास, पंचायत क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां पर क्या होता है कि जो सिटीजन होते हैं वो थ्रू इलेक्शंस, किसके वाया इलेक्शंस, इलेक्शंस के थ्रू क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हो गए, देन ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना उनके लिए सारे डिसीजंस लेते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक सेटअप फॉलो होता है, ये आप कैसे पता लगा पाएंगे, ऐसे कौन कौन से फीचर होते हैं जहां पर एक कंट्री में जो है डेमोक्रेटिक सेटअप फॉलो होता है, बताइए। तो इसी में से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो डेमोक्रेटिक सेटअप के ना कुछ फीचर्स हमें देखने। तो जो सबसे पहला फीचर होता है ना डेमोक्रेसी का, तो सबसे पहला फीचर होता है वहां पे इलेक्शंस का। क्या होता है, इलेक्शंस। हम देख रहे हैं फीचर्स, आपके उसमें अगर फीचर्स लिखे हैं तो फीचर्स लिख देना, यहाँ पे मेरिट्स भी लिखा आ सकता है, यहाँ पे एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, ऑल द टर्म्स आर करेक्ट, आप किसी में भी ये लिख देना। तो फीचर्स का मतलब क्या होता है, फीचर्स का मतलब होता है कि किसी भी अगर एक कंट्री में डेमोक्रेसी फॉलो होती है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ऐसी कौन कौन से हमें फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, इलेक्शंस, कि वहां पर रेगुलर क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इलेक्शन। जैसे कि हम इंडिया का एग्जांपल लें, इंडिया में एवरी 5 ईयर्स पे इलेक्शंस होते नहीं होते, हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं, चाहे आप लोकसभा का मान लीजिए, राज्यसभा का तो खैर 6 साल पे होता है, ठीक है, आप लोकसभा का मान लीजिए हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। आपके जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, वो भी हर 5 साल पे होते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो गए, पंचायत के जो गांव में पंचायत होती है ना, उनके भी इलेक्शन क्या होते हैं, हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं। अब ये इलेक्शन किस बेसिस पे होता है, ये इलेक्शंस होते हैं वोटिंग राइट्स पे, वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं ना हर किसी को, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या बोलते हैं इसको हम, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब कि हर किसी के पास क्या है, वोटिंग राइट्स हैं, और हमारे इंडिया में किसके पास वोटिंग राइट्स हैं, 18+ जितने भी लोग हैं उनको क्या बोला जाता है, सिटीजन्स बोला जाता है, जो कि वोट दे सकते हैं। तो सबसे पहला हमें फीचर क्या देखने को मिलेगा, इलेक्शन का देखने को मिलेगा। दूसरा हमें देखने को मिलेगा कि वहां पर हर कंट्री में हर किसी के पास क्या होगा, वोटिंग राइट होगा, ठीक है। और तीसरा, वोटिंग राइट किस बेसिस पे होगा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होगा। चौथा जो हमें देखने को मिलेगा, वहां पर देखने को मिलेगा पॉलिटिकल फ्रीडम होगी लोगों के पास, पॉलिटिकल फ्रीडम, या हम इसको बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। अब देखिए, आप पूछेंगे कि प्लूरलिज्म का मतलब क्या होता है। आपको इंग्लिश में पता है ना कि एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है, तो प्लूरल का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। तो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म का भी मतलब यही है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ना वो मोर देन वन होंगी। अब वो पॉलिटिकल पार्टीज मोर देन वन क्यों होंगी, क्योंकि हर सोसाइटी में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं। तो इसी वजह से डेमोक्रेसी में क्या देखा जाता है, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म देखा जाता है। आप इंडिया में ही देख लीजिए, क्या आप इंडिया को पॉलिटिकल प्लूरलिज्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आपको एक से ज्यादा पार्टीज देखने को मिलती है कि नहीं मिलती हैं, बिल्कुल देखने को मिलती हैं, स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। तो ये क्या हो गया, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। और पॉलिटिकल प्लूरलिज्म की वजह से ही लोगों के पास क्या होती है, पॉलिटिकल फ्रीडम होती है। तीसरा जो इसका जो पांचवा हम जो इसका फीचर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं हम इक्वालिटी, कि यहां पर क्या होती है, जितने भी सिटीजन्स होते हैं ना वो सब इक्वल माने जाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उन सबको क्या मिलते हैं, इक्वालिटी के राइट्स मिलते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो और चाहे वो लीगल राइट्स हो। लोगों के पास, सभी के पास क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स के साथ और कौन से राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स भी होते हैं।
तो ये सारे हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कुछ क्या थे, फीचर्स थे, कुछ मेरिट्स थे। पर एक क्वेश्चन मैं अगेन आपसे पूछता हूँ कि आज के टाइम पे आप हमारे इंडिया में देख लीजिए या और भी बहुत सारी जो डेमोक्रेसी यहाँ पे फॉलो होती है, क्या आपको लगता है कि रियल में जो डेमोक्रेसी की जो सोल थी या उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो पाया? डेमोक्रेसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वहां पर रूल किसका हो, पीपल का रूल हो। तो क्या आपको लगता है कि डू रियली जो सिटीजन्स होते हैं वो क्या सच में रूल करते हैं, या कुछ एलीट पीपल होते हैं? क्या बोला मैंने कि, और यही क्या आएगा, चैलेंज आएगा। जो डेमोक्रेसी के जो आज के चैलेंजेस है ना वो यही है, क्या कि जो रूल ऑफ द पीपल वो सच में है, या कुछ एलीट लोग हैं जो क्या कहते हैं डोमिनेट करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं। भाई आप आजकल देखते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, यहाँ पे भी यही देखा जाता है कि राजा का बेटा राजा। जैसे कि आपके पास सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने नीतीश कुमार जी को देखा होगा। अभी नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम से उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनका जो लड़का था वो आ गया। तो ये क्या था, ये एलीट डोमिनेशन है कि नहीं है? क्या वो सीट किसी और को मिल सकती थी? बिल्कुल मिल सकती थी। तो वो उनको ही क्यों मिली? ये एलीट डोमिनेशन देखा गया। क्या आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे रूल ऑफ द पीपल? इसका एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि जो वेल्दी बिजनेसमैन होते हैं, वेल्दी बिजनेसमैन के लिए बहुत आसान होता है, वो किसी भी पॉलिटिकल जो डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो क्या रूल ऑफ द पीपल यहाँ पे है, रूल बाय द पीपल है यहाँ पर? नहीं है। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंज था, और इसको दो तीन फिलोसोफर्स थे, जैसे कि मॉस्का था, पेरिटो थे। कौन? पेरिटो, मॉस्का, उन्होंने भी इस चीज को एड्रेस किया था कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी को आज के टाइम पे बोला जाता है ना कि रूल ऑफ द पीपल, ऐसा नहीं है, रूल बाय द एलीट डोमिनेशन ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा, जो डेमोक्रेसी है वहां पे पार्टी डोमिनेशन भी होने लगा है। क्या होने लगा है? पार्टी डोमिनेशन। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली अगर वो खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन को कंटेस्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वो क्या है? क्योंकि पार्टी डोमिनेशन बहुत ज्यादा है। और तीसरा कि डेमोक्रेसी ना कहीं मनी जो होती है, मनी पावर को बहुत ज्यादा मानती है। देखिए भाई, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर 5 साल पे इलेक्शन है, हर 5 साल पे इलेक्शन है तो बहुत सारी पार्टीज एडवर्टीजमेंट करेंगी। अब उस एडवर्टीजमेंट के लिए क्या आपको मनी की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर रूल ऑफ द पीपल कैसे हो सकता है जहाँ पे ऑर्डिनरी सिटीजन्स के पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो डेमोक्रेसी में अपना एडवर्टीजमेंट कर सके? तो क्या यहाँ पर आपको जो चैलेंजेस है उसके हिसाब से क्या लगता है यहाँ पर कि डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव था, क्या वो डेमोक्रेसी का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या यहाँ पर फुलफिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है। और इसी बेसिस पे हमारे पास एक दूसरा जो आता है, इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये हमने सबसे पहला क्या देख लिया, डेमोक्रेसी देख लिया, डेमोक्रेसी की हमने हिस्ट्री जान ली, हमने उसके फीचर्स देख लिए, और उसके साथ अभी भी एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या है वो भी देख लिया। और इसी के बेसिस पे हम इसका दूसरा देखते हैं। कौन सा? वो हम देखेंगे अथॉरिटेरियन। हम देखेंगे दूसरा अथॉरिटेरियन। मैंने आपको बता दिया अथॉरिटेरियन क्या होता है। अथॉरिटेरियन भी एक ऐसी रिजीम होती है जो टोटलिटेरियन से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? चाइना इज द बेस्ट एग्जांपल। अब इसके जो फीचर्स होते हैं ना वो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। जैसे कि क्या अथॉरिटेरियन रिजीम में आपको इलेक्शंस देखने को मिलेंगे? अगर इलेक्शंस होंगे तो क्या उसमें चॉइस होगी? नहीं होगी। आपने देखा ना, जैसे कि अभी चाइना है, चाइना में आपको कोई चॉइस देखने को मिलती है? वहां पर हर जगह से एक ही पार्टी का कैंडिडेट जो है खड़ा होता है, वो होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो क्या वहां पे इलेक्शंस होते हैं? नो इलेक्शंस। और अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहां पर भी कोई चॉइस नहीं है, तो क्या बोलेंगे? नो चॉइस। ठीक है जी। दूसरा बताइए, क्या वहां पे वोटिंग राइट्स होंगे? लोगों के पास अगेन वोटिंग राइट तो होंगे बट चॉइस नहीं होगी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी होगी। थर्ड, क्या अथॉरिटेरियन रिजीम में पॉलिटिकल फ्रीडम देखने को मिलेगी? पॉलिटिकल प्लूरलिज्म देखने को मिलेगा? तो हम क्या बोलेंगे? नो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। अब यहाँ पे ना एक चीज और देखी जाती है कि यहाँ पर ना जो भी टॉप लीडर होता है वो लोगों को अपनी आइडियोलॉजी मनवाने के लिए ना यहाँ पर सीक्रेट किलिंग्स और अरेस्ट करवाना, जो भी उनकी आइडियोलॉजी से अपोजिशन में जाते हैं उनको अरेस्ट करवाना बहुत कॉमन होता है। किसमें? अथॉरिटेरियन रिजीम में। ये भी इसका एक फीचर होता है। नेक्स्ट, क्या अथॉरिटेरियन रिजीम में सबको फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे? क्या लीगल राइट्स दिए जाएंगे?
नहीं दिए जाएंगे तो क्या हम बोल देंगे नो सिविल लिबर्टीज, नो सिविल लिबर्टीज। तो ये थे हमारे पास, हमने डेमोक्रेटिक रिजीम और अथॉरिटेरियन रिजीम को अच्छे से एनालाइज किया, उसके फीचर्स भी देखे और डिसएडवांटेजेस भी देखे। हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप था, इसको करने के लिए जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे, जो पॉलिटिकल पावर में अपना एक शेयर चाहते थे, उन्होंने अराउंड 2500 ईयर्स तक स्ट्रगल किया। और 2500 ईयर्स स्ट्रगल करने के बाद भी आज भी वो पॉलिटिकल पावर में अपना शेयर के लिए स्टिल क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो डेमोक्रेसी के चैलेंजेस है ना, अब वो रूल ऑफ द पीपल के हिसाब से नहीं है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव ऊपर बैठा हुआ है ना, वो एलीट वहां पे डोमिनेट करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, उन एलीट के जो डोमिनेशन है उनको रिड्यूस करना है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आपको अगर ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।